छठवां परिच्छेद। सज्जनता। किमत्र चित्रम यत् सन्तः परानुग्रह तत्पराः न हि स्वदेह शैत्याय जायन्ते चंदनद्रुमाः। कालिदास। पर उस बात पर मैं अधिक ध्यान न देने पाई, क्योंकि भाई जी ने अब की बार जरा बिगड़कर यूं कहा, बस बहुत हुआ। एक लड़की को अपने बड़ों के आगे इतना हठ और इतनी ढिठाई कभी न करनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम इन दोनों कंबलों में से एक को बिछा लो और दूसरे को ओढ़कर सहूलियत से अपनी कोठरी में बैठ जाओ। ये सुनकर फिर मैंने कुछ भी न कहा और चुपचाप एक कंबल को धरती में डालकर मैं उस पर बैठ गई और दूसरे को मजे से मैंने ओढ़ लिया। सचमुच उस समय मुझे बड़ा जाड़ा लग रहा था, क्योंकि सवेरे मैं ठंडे पानी से खूब नहाई थी। इसलिए भाई जी की इस डांट फटकार को मैंने मन ही मन अनेक धन्यवाद दिए और सर्दी से कांपते हुए कलेजों को धीरे धीरे गर्म किया। भाई जी ने कहा, तुमने जो अपने इजहार में ये लिखाया था कि मेरे घर की सारी चीज़ें कालू वगैरह लूट ले गए थे, इस बात की जांच मैंने तुम्हारे गांव पर जाकर की थी, पर इस बात का ठीक ठीक पता मुझे किसी ने भी न दिया। हाँ, तुम्हारी इस बात को तुम्हारे चाचा ने जरूर सकारा था और उन्होंने मुझसे यूँ कहा था कि मैं जब इस घर में घुसा तब इसमें एक बुहारी भी नहीं पाई गई थी। तुम्हारे चारों बैल भी गायब हैं और उनका कुछ भी पता नहीं है। जिस गाड़ी पर चढ़कर तुम अपने घर से रसूलपुर के थाने में गई थी, उस गाड़ी और उसके दोनों बैलों का भी कुछ पता नहीं लगा कि वे क्या हुए या उन पर किसने अपना कब्जा किया। मेरे दरियाफ्त करने से ये भी मालूम हुआ कि हिरवा नाऊ की माँ हुलसिया भी अपने लड़के के खून होने के 3-4 दिन बाद प्लेग से मर गई और हिरवा की नौजवान जोरू झलिया न जाने कहाँ चल दी। इसके अलावे तुम्हारे इजहार में कहे हुए हिरवा, नब्बू, घाना, परसा और कालू, ये पांचों तो खून हो ही चुके थे और इन पांचों के अलावे बाकी के वे जो घीसू, बहादुर, तिनकौड़ी, हेमू, कतलू, रासू और लालू वगैरह 7 आदमी थे, उनका भी पता मैंने लगाया, जिस पर मुझे ये मालूम हुआ कि प्लेग देवता इन 7 को भी चट कर गए हैं। केवल इतना ही नहीं, वरन तुम्हारे वे तीनों चरवाहे भी, जिनका नाम ढोंडा, घोंगा और फल्गु था, प्लेग की भेंट हो गए। फिर मैं रसूलपुर के चौकीदार दियानत हुसैन और रामदयाल से भी मिला, पर उन दोनों ने मुझसे वही बात कही जो कि वे अपने अपने ही इजहार में कह चुके हैं। अर्थात उन दोनों ने ये कहा कि हाँ, दुलारी नाम की एक जवान लड़की बैलगाड़ी पर यहाँ आई थी, जिसे कोठरी में बंद करके हिंगन चौकीदार के साथ अब्दुल्ला थानेदार इस लड़की के गांव पर 5-5 खून का पता लगाने उसी लड़की की बैलगाड़ी पर चढ़कर गए थे। पर रात को वे दोनों इक्के पर वापस आए और अब्दुल्ला ने इस चौकी पर के हम 6 चौकीदारों को बुलाकर ये हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी कोठरी में चले जाओ और जब तक तुम लोगों को हिंगन चौकीदार या मैं न पुकारूं, तब तक अपनी कोठरी से हरगिज बाहर न निकलना, क्योंकि अब मैं उस खूनी औरत से खून कबूल कराऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वह खूब शोरगुल मचावे, इसलिए तुम सबों को ये हुक्म दिया जाता है कि इस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ हरगिज न आना और अपनी कोठरी के अंदर रहना। बस अपने अफसर का ऐसा हुक्म सुनकर हम 6 चौकीदार अपनी कोठरी में आ बैठे। इसके बाद क्या हुआ, इस बात की खबर हम लोगों को नहीं है। हाँ, जब इस जवान लड़की ने हम लोगों की कोठरी के पास पहुंचकर हम लोगों को पुकारा और ये कहा कि हिंगन और अब्दुल्ला आपस में लड़ झगड़ कर कट मर रहे हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें जाकर देखो, तब इतना सुनते ही हम लोग बहुत ही घबराए और तुरंत हम लोगों ने जाकर क्या देखा कि हिंगन और अब्दुल्ला दोनों मरे पड़े हैं। सारी कोठरी और तख्तपोश खून से रंग गया है। अब्दुल्ला का सिर कटा हुआ है, हिंगन के कलेजे में तलवार घुसी हुई है और वे दोनों बेजान होकर तख्त पर लुढ़के पड़े हैं। ये सब हाल देखकर हम लोग बहुत ही घबराए और रामदयाल इस वारदात की खबर करने तुरंत कानपुर रवाने किया गया। बस इतना ही हाल हम लोग जानते हैं, जो अपने इजहारों में लिखवा चुके हैं और कचहरी में भी कह चुके हैं। और ये बात जो उस खूनी औरत ने अपने इजहार में कही है कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया, ये बिल्कुल झूठ है। उसे किसी ने दूध तो क्या, पानी भी नहीं पिलाया। इसके अलावे उस औरत की ये बात भी बिल्कुल झूठ है जो कि उसने अपने बयान में रामदयाल और दियानत हुसैन का नाम लेकर अब्दुल्ला और हिंगन के बारे में कही है, क्योंकि रामदयाल और दियानत हुसैन ने अब्दुल्ला और हिंगन के खिलाफ इस औरत से कुछ भी नहीं कहा था।
यहाँ तक कि उससे किसी भी चौकीदार ने किसी किस्म की भी बातचीत नहीं की थी, इत्यादि। बस उन दोनों का बयान सुनकर फिर मैं कानपुर वापस आ गया। 7वां परिच्छेद। हितोपदेश। माता पित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रियतयम हितम कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धयः। हितोपदेशे। यूं कहकर भाई जी फिर मुझसे बोले, दुलारी, अब तुम अपना बयान मेरे आगे कह जाओ, पर इतना तुम ध्यान रखना कि इस समय जो कुछ तुम कहो उसे खूब अच्छी तरह सोच समझ कर कहना। यूं कहकर भाई जी ने अपने जेब में से एक मोटी सी पोथी निकाली जो सादे कागजों की थी। बस उस पुस्तक को एक हाथ में ले और दूसरे हाथ से स्याही से भरी हुई कलम पकड़कर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने धीरे से कहा, आपने मुझे बार बार ये चेतावनी दी कि मैं जो कुछ इस समय आपके आगे बयान करूं वो सचमुच ही कहूं, झूठ न कहूं। क्यों? आपके इस कहने का यही मतलब है ना? भाई जी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अर्थात मैं तुम्हें झूठी नहीं समझता और न यही ख्याल करता हूँ कि तुमने अब तक अपने जितने बयान दिए हैं उनमें कुछ भी झूठा कहा गया है। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि इस समय तुम अपने चित्त को खूब अच्छी तरह सावधान करके जो कुछ लिखवाओगी उसके साथ मैं तुम्हारे पहले के दिए हुए बयानों को मिलाऊंगा और तब इस बात की कोशिश कर सकूंगा कि तुम्हारे छुटकारे के लिए कौन सा पॉइंट अच्छा है जिसे पकड़कर हाई कोर्ट के जजों के आगे बहस की जाए। ये सुन और जरा सा मुस्कुरा कर मैंने कहा, लेकिन मेरा इस समय का लिखाया हुआ बयान तो अब हाई कोर्ट में पेश होगा नहीं। फिर आप क्यों मेरा फिर से नए सिरे से बयान लेने का कष्ट उठाना चाहते हैं? मेरी ऐसी बातें सुनकर भाई दयाल सिंह ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटी, तुम इन मामलों के एंच पेंच को नहीं समझ सकती, इसलिए अब व्यर्थ हट करके समय को न खो और अपना इजहार लिखवाना शुरू कर दो। ये सुनकर मैं बोली, अच्छी बात है, लिखिए, पर इतना याद रखिए कि इस समय जो कुछ मैं लिखवाऊंगी उसके साथ मेरे पहले के दिए हुए तीनों बयान बिल्कुल मिल जाएंगे और सिवाय परिश्रम के आपके हाथ कुछ भी न लगेगा। भाई जी ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, मेरे हाथ सब कुछ लगेगा, क्योंकि यदि तुम्हारे इस समय के लिखवाए हुए बयान के साथ तुम्हारे पेस्तर के तीनों बयान मिल जाएं तो समझ लो कि मैंने बाजी मार ली और तुम बेदाग छूट गई। बस इसलिए तो मैंने बार बार तुमसे ये बात कही है कि तुम जरा अपना चित्त खूब ठिकाने करके तब अपना बयान लिखवाओ। मैं बोली, तो अच्छी बात है, आप लिखिए, मैं कहती हूँ। वे बोले, अच्छा, जरा सा ठहर जाओ, क्योंकि मैं तो कलम पकड़े हुए लिखने के लिए तैयार बैठा ही हूँ, पर जरा सा तुम और ठहर जाओ और मेरे अफसर को आ जाने दो। बस उनके आ जाने पर उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा इजहार लिखूंगा। उन्होंने ठीक 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाने की बात कही थी, पर अब 12 बजा चाहते हैं। अस्तु कोई चिंता नहीं है, वे अब आते ही होंगे। मैंने पूछा, आपने अपने अफसर को यहाँ आने का क्यों कष्ट दिया? भाई जी ने कहा, मैंने नहीं दिया, बल्कि इस कष्ट को उठाना उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। अच्छा, इस बात को भी तुम सुन लो। बात ये हुई कि कल रात को मैं अपने अफसर अर्थात जासूसी महकमे के छोटे साहब से मिला और तुम्हारा सारा हाल उन्हें सुनाकर मैंने उनसे यूँ कहा कि वो लड़की बिल्कुल बेकसूर है। ये सुनकर उन्होंने मुझसे यूँ कहा कि अच्छा, कल 11 बजे मैं खुद वहाँ चलकर उस लड़की का इजहार लिखूंगा और अगर वाकई वो बेकसूर हुई तो मैं अपनी रिपोर्ट अपने बड़े साहब के पास भेज दूंगा और वे उस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखकर हाई कोर्ट के जजों के पास भेज देंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि उस रिपोर्ट पर खूब अच्छी तरह गौर करके हाई कोर्ट उस लड़की को बेगुनाह समझकर छोड़ देगी। भाई जी इतना ही कहने पाए थे कि एक लंबे कद के साहब अंग्रेज आ पहुँचे। उन्हें देखते ही भाई जी और बैरिस्टर साहब उठ खड़े हुए और जब वे साहब बीच की कुर्सी पर बैठ गए तो उनकी दाहिनी ओर भाई दयाल सिंह और बाईं ओर बैरिस्टर साहब बैठ गए। यहाँ पर यह भी कह देना उचित होगा कि उस समय मैं भी उठ खड़ी हुई थी और उन तीनों महाशयों के बैठ जाने पर बैठ गई थी। अस्तु कुछ देर तक भली भांति मेरी ओर देखकर उन अंग्रेज अफसर ने भाई जी से कहा, अच्छा, अब आप इस औरत का इजहार हिंदी में लिखें, पर मैं अंग्रेजी में लिखूंगा और फिर पीछे अपनी राय के साथ उसे बड़े साहब के पास भेज दूंगा। हाँ, इस औरत के वे तीनों बयान कहाँ हैं जो इसने पुलिस मजिस्ट्रेट और जज के आगे दिए थे? ये सुनकर बैरिस्टर साहब अपने पॉकेट में से फीता बंधा हुआ एक पुलिंदा निकाल कर खोला
और फिर उसे साहब के आगे रख कर यूँ कहा, लीजिए, इस मुकदमे के कुल कागजात ये हैं। साहब ने उसे ले उलट पलट कर देख और बैरिस्टर साहब के हाथ में उसे देकर कहा, आप इसे देखिए और अब जो ये औरत अपना इजहार लिखावेगी, इससे इसे मिलाते जाइए। अगर कहीं पर इस वक्त के बयान से पहले के दिए हुए बयानों में कुछ फ़र्क पड़े तो उस जगह पर लाल पेंसिल से निशान कर दीजिएगा। इस पर बैरिस्टर साहब ने अच्छा कहकर उस कचहरी वाली मिसिल को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ में लाल पेंसिल ले ली। भाई जी पहले ही से सादे कागजों की पोथी और कलम लिए हुए बैठे थे। अब अंग्रेज अफसर ने भी भाई जी की तरह एक सादी किताब और स्याही भरी कलम ले ली और मेरी ओर देख कर यूँ कहा, तुम्हारा नाम बोलो। मैं बोली, मेरा नाम दुलारी है। साहब, देखो दुलारी, तुमको हम एक बात बोलता है। मैंने पूछा, जी कहिए। साहब ने कहा, तुम बड़ा भला लड़की है, इस वास्ते तुमको सब बार सच सच बोलना होगा। मैंने यूँ कहा, मेरी झूठ बोलने की बात नहीं है। इस पर साहब ने कहा, तो अच्छा बात है, बोलो। ये सुनकर मैंने मन ही मन जगत पिता परमेश्वर और अपने माता पिता को बार बार दंडवत प्रणाम किया और उसके पीछे यूँ अपनी जीवनी कहनी प्रारंभ की।